हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन को डिटेल में समझेंगे, जिसका फोकस है यूनियन एग्जीक्यूटिव। पिछली वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिटेल में समझ चुके हैं। आज हम प्रेसिडेंट के बाद आने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ पर बात करेंगे, स्टार्टिंग विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 से 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट फ्रेमवर्क देते हैं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का पूरा डिज़ाइन समझ आता है। जुडिशरी और यूपीएससी एग्जाम्स में यूनियन एग्जीक्यूटिव पर क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आर्टिकल्स याद करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर का रियल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब हम पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बनाया है। वाइस प्रेसिडेंट को अक्सर लोग प्रेसिडेंट का सब्स्टिट्यूट समझ लेते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का जूनियर वर्जन नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका अपना रोल डिफाइन किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है प्रेसिडेंट के बाद। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लाइन याद रखिए, द वाइस प्रेसिडेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड बाय नॉट अ पैरेलल एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल कंटीजेंसी सिचुएशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के पास नॉर्मली कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती, वो डे टू डे गवर्नेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनना और ज़रूरत पड़ने पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करना। इस डिज़ाइन का पर्पज़ ये है कि वाइस प्रेसिडेंट को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से दूर रखा जाए। जुडिशरी एग्जाम्स में वाइस प्रेसिडेंट को अक्सर न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है। इस न्यूट्रलिटी का फ़ायदा ये होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है तो वो बिना पॉलिटिकल प्रेशर के कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस परफॉर्म कर सके। अब हम आते हैं आर्टिकल 64 पर, जो वाइस प्रेसिडेंट का सबसे एक्टिव रोल को डिफाइन करता है। आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसका मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, बिना किसी इलेक्शन के। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, रूल्स इंटरप्रेट करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, वाइस प्रेसिडेंट नॉर्मली वोट नहीं करता। वो सिर्फ तब वोट करता है जब टाई सिचुएशन होती है, जिसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं। अब एक कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है, वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का चेयरमैन क्यों बनाया गया? इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस में ही छुपा है। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है। राज्यसभा को स्टेट का हाउस माना जाता है, इसीलिए वहाँ एक न्यूट्रल प्रिसाइडिंग अथॉरिटी चाहिए थी। वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता, इलेक्शन में स्टेट्स का रोल नहीं होता, कंपैरेटिवली न्यूट्रल पोजीशन में होता है। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का चेयरमैन बनाया गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 65 पर, जो वाइस प्रेसिडेंट का सबसे पावरफुल रोल बताता है। आर्टिकल 65 कहता है कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है या प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में अनेबल हो, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते ही वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सारे पावर्स एक्सरसाइज करता है, राष्ट्रपति भवन में रिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में फंक्शन करता है। इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम नहीं करता। आर्टिकल 65 को समझने के लिए हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स बहुत हेल्पफुल हैं। जब प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। इसी तरह जब प्रेसिडेंट आर.डी. शर्मा का टर्म एंड हुआ तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए, तो वाइस प्रेसिडेंट ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि आर्टिकल 65 सिर्फ थ्योरेटिकल प्रोविज़न नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई होता है। अब हम आर्टिकल 66 की बात करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट से काफ़ी डिफरेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, यानी सिर्फ पार्लियामेंट वोट करती है, स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता। इलेक्शन का मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन,
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट। इस डिज़ाइन का पर्पज़ ये है कि वाइस प्रेसिडेंट पूरे पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करे। अब हम आते हैं आर्टिकल 67 पर, जो वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस, रिजाइनेशन और रिमूवल से रिलेटेड है। आर्टिकल 67 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 इयर्स, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट की तरह अपना ऑफिस तब तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चार्ज नहीं ले लेता। वाइस प्रेसिडेंट रिजाइनेशन प्रेसिडेंट के एड्रेस करके देता है। रिमूवल का प्रोसीजर होता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल राज्यसभा इनिशिएट करती है, रेजोल्यूशन पास होता है और फिर लोकसभा का अप्रूवल ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक क्लियर डिफरेंस याद रखिए, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल इम्पीचमेंट जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब एक लॉजिकल सवाल आता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस इजी क्यों है? इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में ही छिपा हुआ है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, सिंबल ऑफ नेशन है और उसका ऑफिस मैक्सिमम डिग्निटी डिमांड करता है, इसीलिए उसका इम्पीचमेंट बहुत स्ट्रिक्ट और रेयर रखा गया। वाइस प्रेसिडेंट मेनली राज्यसभा के चेयरमैन हैं और कंटिजेंसी रोल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को फ्लेक्सिबल रखा। अब हम आर्टिकल 68 की बात करते हैं। आर्टिकल 68 वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी से डील करता है। वैकेंसी हो सकती है डेथ से, रिजाइनेशन से, रिमूवल से, टर्म एक्सपायरी से। आर्टिकल 68 कहता है कि जैसे ही वैकेंसी होती है, इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल कंडक्ट करना होगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। इस गैप को फिल करता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो हाउस का काम टेम्परली हैंडल करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 69 की। आर्टिकल 69 जो वाइस प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड है। वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ट्रू फेथ और एलिगेंस के लिए। वाइस प्रेसिडेंट का ओथ प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है या फिर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन करता है। ओथ का पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी इंश्योर करना, ऑफिस की डिग्निटी मेंटेन करना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 70 की। आर्टिकल 70 एक कंटीजेंसी प्रोविज़न है। ये कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ताकि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अपने फंक्शंस डिस्चार्ज ना कर पाएँ तो कौन काम करेगा। इस आर्टिकल का पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को अवॉइड करना। आर्टिकल 70 रेयरली यूज़ होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 71 की। आर्टिकल 71 कहता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस मैटर में किसी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, किसी अथॉरिटी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। इस प्रोविज़न का पर्पस है डिग्निटी ऑफ हाईएस्ट ऑफिसेस प्रोटेक्ट करना, इलेक्शन डिस्प्यूट को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से दूर रखना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 73 की। आर्टिकल 73 कहता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है उन मैटर्स तक जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इसमें इंक्लूड होते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, फॉरेन अफेयर्स। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है, स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर यूनियन नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करता। आर्टिकल 73 को आर्टिकल 162 के साथ कंपैरेटिवली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आर्टिकल 74 पर, जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का बैकबोन है। आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेगी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद प्रेसिडेंट एडवाइस के लिए बाउंड हो गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने प्रेसिडेंट को एडवाइस एक बार रिटर्न करने का राइट दिया, लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट को एडवाइस मानना ही होता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 75 पर। आर्टिकल 75 कहता है प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मिनिस्टर्स पीएम के एडवाइस पर अपॉइंट होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के सामने। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अगर लोकसभा को कॉन्फिडेंस गया तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना होगा।
अब हम आते हैं आर्टिकल 76 पर। आर्टिकल 76 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल ऑफिस को डिफाइन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली अपॉइंटमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर होती है। क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होना चाहिए, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 इयर्स हाई कोर्ट जज या 10 इयर्स हाई कोर्ट एडवोकेट या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अटॉर्नी जनरल का रोल है यूनियन गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अटॉर्नी जनरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में बोल सकता है पर वोट नहीं कर सकता। अब हम आर्टिकल 77 पर आते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शनिंग को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता है। आर्टिकल 77 कहता है यूनियन के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट खुद हर डिसीजन लेता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस को फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिल जाती है। आर्टिकल 77 के अंदर गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस के लिए रूल्स बना सकती है, किस मिनिस्ट्री का काम कौन करेगा, कौन फाइल डिसाइड करेगा, ये सब रूल्स ऑफ बिजनेसेस से डिसाइड होता है। मतलब इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लीगल वैलिडिटी और स्मूथ गवर्नेंस। अब हम आते हैं आर्टिकल 78 पर, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। आर्टिकल 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। अगर प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर मैटर पर इंफॉर्मेशन मांगे तो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल छुपा हुआ है। आर्टिकल 78 ये दिखाता है कि प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर नहीं होता। इस प्रोविज़न का पर्पस ये है कि ट्रांसपेरेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरविजन और पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी होती है। अब हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें आर्टिकल 74 में चेंज हुआ। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करने के लिए बाउंड हो गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, प्रेसिडेंट को एडवाइस एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजने का राइट मिला, लेकिन फाइनल एडवाइस मानना कंपलसरी है। इस अमेंडमेंट का कंबाइंड इफेक्ट ये है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के पास है। आर्टिकल 63 से 78 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम का बैकबोन है। वाइस प्रेसिडेंट एक न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में फेडरल बैलेंस मेंटेन करते हैं। आर्टिकल 73 से 78 ये क्लियरली एस्टेब्लिश कर देते हैं रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। प्राइम मिनिस्टर सिस्टम का पिवोट है। प्रेसिडेंट एक इन्फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अटॉर्नी जनरल लीगल कॉन्साइंस पर काम करते हैं और आर्टिकल 77 से 78 एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। यहाँ पर एक फाइनल कंक्लूजन लाइन बताती हूँ। आर्टिकल 63-78 एस्टेब्लिश्ड अ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वेयर अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबलिज्म। इसी के साथ यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये डिटेल डिस्कशन यहीं कंप्लीट होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।